वेलकम एजुकेशन जोन हल्द्वानी कैनाल रोड। राजनीति विज्ञान की एक अवधारणा है स्वतंत्रता। किस प्रकार से राजनीति विज्ञान और राजनीति विज्ञान के राजनीतिक दार्शनिक चिंतकों ने इसको किस प्रकार से व्याख्या किया है और किन शब्दावलियों में इसको स्वीकार किया है, आइए इसको संक्षिप्त रूप में समझने का प्रयास करते हैं। एजुकेशन जोन उत्तराखंड प्रवक्ति भर्ती परीक्षा, उत्तराखंड ने पीसीएस, लोअर पीसीएस, समूहगा जैसी भर्ती परीक्षाओं के लिए कक्षाएं आरंभ कर चुका है। अगला बैच अतिशीघ्र प्रातःकाल और सायंकाल शुरू होने जा रहा है। जो लोग इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, अगर योग्य और अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन में अपना अध्ययन करना चाहते हैं और इन परीक्षाओं में अंतिम सफलता अर्जित करना चाहते हैं, तो इस क्लास को ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में उपलब्ध है। इसको ज्वाइन करिए, एकेडमी को विजिट करिए और इससे संबंधित सभी जानकारियां प्राप्त करिए। पिछले बैचेस चल रहे हैं, नया बैच 11 तारीख से आरंभ हो रहा है। राजनीति विज्ञान एक बहुत वृहद विषय है और उस विषय में बहुत से खंड अलग अलग परीक्षाओं ने अपने पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया है। यूपीएससी में अगर देखें तो ऑप्शनल के रूप में बहुत अंकदायी विषय रहा। विगत 10 वर्षों में बहुत अच्छे टॉपर्स दिए इसने, इस विषय ने। यूजीसी नेट प्रवक्ता भर्ती परीक्षा या विषय से संबंधित जो भी परीक्षाएं होती हैं, यह विषय सर्वाधिक रूप से सर्वप्रिय रूप में देखा गया है। राजनीति विज्ञान की एक विषय है, एक अवधारणा है स्वतंत्रता। इस स्वतंत्रता की संकल्पना को हमारे संविधान ने भी स्वीकार किया है मौलिक अधिकारों के रूप में, अनुच्छेद संख्या 19 से लेकर 22 तक की अवधारणा में, जो एक मौलिक अधिकार की प्रकृति के रूप में स्थापित है, जो राज्य के द्वारा दी गई गारंटी भी है। सामान्यतः स्वतंत्रता का अर्थ है सभी प्रकार की बाध्यताओं से मुक्त। प्रत्येक व्यक्ति को, नागरिक को अपनी अभिव्यक्ति की, अपने धर्म के पालन की, उसके प्रचार प्रसार की, उसकी आत्मा और मस्तिष्क के द्वारा स्वीकृति की स्वतंत्रता प्राप्त हो। समान रूप में इस प्रकार से इसको स्वीकार किया गया है कि राजनीतिक विज्ञान में एक बहुत मशहूर चिंतक है आइजैक बर्लिन। एक बहुत ही मशहूर चिंतक है आइजैक बर्लिन। आइजैक बर्लिन ने स्वतंत्रता को 2 रूपों में अभिव्यक्त किया है। आइजैक बर्लिन के अनुसार स्वतंत्रता का एक रूप है नकारात्मक स्वतंत्रता और दूसरा रूप है सकारात्मक स्वतंत्रता। नकारात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता का प्रतिपादक, दोनों का प्रतिपादक आइजैक बर्लिन ही है। बर्लिन ये कहता है कि
अगर हम नकारात्मक स्वतंत्रता के अर्थ को देखें ना तो कहता है कि राज्य या कोई व्यक्ति या कोई संस्था व्यक्ति के जीवन में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगी। इसका बहुत सीधा अर्थ है कि राज्य हो या कोई व्यक्ति हो या कोई संस्था हो, जहां हस्तक्षेप का अभाव होगा, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी बात को कहने, स्वीकार करने, प्रचार प्रसार करने, अभिव्यक्त करने की पूर्ण स्वतंत्रता होगी। तो हस्तक्षेप का अभाव जैसा शब्दावली जब आती है तो आइजैक बर्लिंग इसको नकारात्मक स्वतंत्रता के वर्ग में रखते हैं। अब उसके एग्जाम्पल देखा जाए अगर, जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति मतलब अपनी बातों को कहने, सुनने, प्रचार प्रसार करने, लिखने पढ़ने, घूमने फिरने की स्वतंत्रता प्राप्त हो। यह जो कॉन्सेंसस ऑफ रिलीजन है, धर्म की स्वीकारता है, यह धर्म की स्वतंत्रता है, धर्म को मानने, धर्म का आचरण करने, धर्म का पालन करने या धर्म को ना मानने, इन सब की स्वतंत्रता का अर्थ है नकारात्मक स्वतंत्रता, जिसे आइजैक बर्लिन अपनी स्वतंत्रता की अवधारणा में नकारात्मक स्वतंत्रता के वर्ग में रखते हैं। अगर हम आइजैक बर्लिन के अतिरिक्त देखें कि कौन कौन से इसके समर्थक और रहे, तो मुख्य रूप से देखा यह जाता है कि जो उदारवादी विचारधारा के प्रतिपादक हैं या व्याख्याकार हैं या राजनीतिक चिंतक हैं, उदारवादी चिंतन में स्वतंत्रता को एक नकारात्मक स्वरूप के रूप में माना गया है। जो लोग राजनीति विज्ञान को जानते पढ़ते हैं तो एक विचारक है जॉन लॉक, जो उदारवाद का पिता कहलाता है, फादर ऑफ थ्योरी ऑफ लिबरलिज्म है। जॉन लॉक ने भी और एडम स्मिथ ने, जो उसको बड़ा कंसिडर किया था इकोनॉमिक्स के अंदर, वेलफेयर इकोनॉमिक्स का जो सिद्धांत उसने प्रतिपादित किया है, समानता ये कह सकते हैं कि जो भी उदारवादी समर्थक है या जो उदारवादी राजनीतिक फिलोसोफर है, दार्शनिक है, वे सभी लोग स्वतंत्रता की अवधारणा को नकारात्मक रूप में ही स्वीकार करते हैं। अर्थात स्वतंत्रता वो है जो हस्तक्षेप जिसमें ना हो या किसी प्रकार का हस्तक्षेप का अभाव हो। आइजैक बर्लिन और उदारवादी समर्थकों ने इस नकारात्मक स्वतंत्रता को हस्तक्षेप विहीन स्वतंत्रता के रूप में स्वीकार किया है। दूसरी जो अवधारणा है, जो सकारात्मक अवधारणा है, जिसका भी प्रतिपादक आइजैक बर्लिन ही है, जिसका ये भी प्रतिपादक आइजैक बर्लिन है, जिसका अर्थ है कि व्यक्ति की वास्तविक क्षमता, जिस पर व्यक्ति स्वयं नियंत्रण कर ले या व्यक्ति नियंत्रण रख सकता है, वह स्वतंत्रता उसकी सकारात्मक स्वतंत्रता के रूप में मानी जाएगी। सीधा सा अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता पे अगर नियंत्रण रख लेता है तो वो एक प्रकार की सकारात्मक स्वतंत्रता है। एक प्रकार की अभाव विहीन, हस्तक्षेप विहीन स्वतंत्रता की व्याख्या किया है इन सिद्धांतकारों ने। और दूसरी तरफ जो आइजैक बर्लिन जब सकारात्मक स्वतंत्रता की व्याख्या करते हैं तो कहते हैं कि व्यक्ति को स्वयं पर नियंत्रण होना चाहिए। वह स्वयं प्राकृतिक रूप से स्वतंत्र है, पर उसे अपनी इच्छाओं पर, अपनी विल, अपनी डिजायरमेंट, अपनी नीड, अपनी डिजायरमेंट्स पर उसको कंट्रोल होना चाहिए।
और व्यक्ति अगर ऐसी सत्ता पर नियंत्रण रखता है तो इसका वर्ग होगा वो सकारात्मक पॉजिटिव लिबर्टी के फॉर्म में देखा जाएगा। उसका एग्जाम्पल देते हैं, जैसे एजुकेशन हो गया, स्वास्थ्य हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया, सामाजिक या आर्थिक स्वतंत्रता का हो गई। चूंकि ये बात तो बहुत व्याख्यित है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सामाजिक आर्थिक स्वतंत्रता असीमित स्वतंत्रता नहीं हो सकती। ये नियंत्रण के अंतर्गत ही है। कोई ये कहे कि मुझे अनंत शिक्षा चाहिए, मुझे अनंत स्वास्थ्य लाभ चाहिए, मुझे अनंत सबसे बड़ा रोजगार चाहिए, तो ये संभव नहीं है। इस पर व्यक्ति को खुद नियंत्रण करना होता है और खुद ये तय करना होता है कि किस प्रकार की शिक्षा उसे प्राप्त करनी है, या अगर उसका शरीर रोगग्रस्त है तो उस रोग के लिए उसका स्वास्थ्य लाभ कैसे और किस प्रकार से प्राप्त होगा, उसे रोजगार कैसे मिलेगा, समाज में वो रहता है, समाज में समानता चाहिए, उसको आर्थिक अवसर चाहिए, आर्थिक अपने विकास के रूप में आगे बढ़ने का अवसर चाहिए, पर ये अवसर अनंत नहीं हो सकता, ये सीमित है। व्यक्ति को स्वयं ऐसी इन प्रकार की इच्छाओं पर नियंत्रण रखना होगा। आइजैक बर्लिन इस प्रकार की स्वतंत्रता को सकारात्मक स्वतंत्रता के वर्ग में रखते हैं। हम जानते हैं कि सामाजिक समझौता सिद्धांत के अंतर्गत इसके समर्थकों में जो सबसे बड़ा नाम है वह है रूसो का या टी.एच. ग्रीन का। रूसो, टी.एच. ग्रीन जो एक सामाजिक चिंतक है, और साथ में जॉन लॉक जो प्राकृतिक अधिकारों की व्याख्या करता है, जो कहता है कि व्यक्ति को उसके अधिकार प्रकृति द्वारा ही प्रदत्त हैं। लॉक से पहले थॉमस हॉब्स ने भी प्राकृतिक अधिकारों की व्याख्या किया है, लेकिन केवल एक अधिकार बताता है, लाइफ ऑफ प्रिजर्वेशन का, जीवन की सुरक्षा का। लेकिन जॉन लॉक वो व्यक्ति है जो चिंतक है, जो इसको बढ़ाकर इसकी संपूर्ण व्याख्या करता है कि प्राकृतिक रूप से मनुष्य को किन किन अधिकारों को, कौन कौन से अधिकार प्राप्त होते हैं। जॉन लॉक कहता है कि मनुष्य को प्राकृतिक रूप से ही जीवन का, स्वतंत्रता का और संपत्ति का अधिकार प्राप्त होता है। यह किसी संस्था द्वारा, राज्य द्वारा, व्यक्ति द्वारा या किसी शक्तिशाली सर्वोच्च संस्था द्वारा यह प्रदान नहीं किया गया है। राइट ऑफ लाइफ, राइट ऑफ लिबर्टी एंड लाइफ ऑफ प्रॉपर्टी are not given by any state, not given by any institute, not given by any authority, not given by any person. All these rights, right of life, right of liberty and right of property is from nature. John Locke say natural right is not given by any institutions. All these rights man have by the nature. So every people equally have equal rights on the natural rights. रूसो की बात अगर किया जाए तो रूसो इन अधिकारों की व्याख्या कुछ इस प्रकार से करता है कि स्वतंत्रता इच्छा का पालन है। अक्सर में स्वतः इच्छा का पालन अर्थात कानून का पालन करना ही वास्तविक स्वतंत्रता है। सामाजिक समझौते का सिद्धांतकार है ये तीनों, हॉब्स, लॉक और रूसो। राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत में थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक और रूसो तीनों
राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौते के चिंतक हैं। राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौता सिद्धांत के समर्थक तीनों हैं, और ये तीनों एक साथ, तीनों कौन कौन? थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक एवं जीन जैक रूसो। ये तीनों दो अवस्थाएं बताते हैं। एक अवस्था बताते हैं प्राकृतिक अवस्था, जो बहुत असहनीय, निरंकुश और बहुत छोटी है। द नेचुरल स्टेज is very short, nasty and brutal. Life are very short. Might is right everywhere available. शक्तिशाली बलहीनों को दबाकर या उसको मारकर अपने हाथ में सब चीज़ों पर नियंत्रण कर लेता है। तो मारकाट की अवस्था है, एक बारबेरियन अवस्था है, एक अनार्किस्ट अराजकता की अवस्था है, जिसको हॉब्स, लॉक और रूसो तीनों अलग अलग स्वरूपों में व्याख्या करते हैं। तीनों की व्याख्या एक जैसी नहीं है। मैं क्लास के अंदर इसकी व्याख्या आराम से कर दूंगा, पर तीनों एक साथ प्राकृतिक अवस्था को मानते हैं। इस अवस्था से बाहर निकलने के लिए ये तीनों के तीनों सामाजिक समझौता सिद्धांत से राज्य की उत्पत्ति करते हैं। To give up their will under the state, Thomas Hobbes make an absolute state and sovereign state. The state are authoritarian to make the law, and John Locke are supported to very limited government. They are not supported the absolute state. And Rousseau says the nasty and the brutal stage controlled by the law. तो थोड़ा बेसिक डिफरेंसेस है तीनों के बीच का, हॉब्स, लॉक और रूसो के बीच का। लेकिन उस समझौता का सिद्धांतों में रूसो हो, लॉक हो या तीनों ये मानते हैं कि कानून का पालन करना ही वास्तविक स्वतंत्रता है। कानून का पालन कैसे हो सकता है कि कानून कभी भी किसी को भी पूर्ण स्वतंत्रता नहीं देती, वह बाध्यताओं के साथ देती है और प्रतिबंध लगाती है। जैसे भारतीय संविधान में अनुच्छेद संख्या 19 है, या 19 का कैटेगरी अगर देखा जाए तो 19(1) A, B, C, D, E, F, G, H जैसे संकल्पनाएं हैं। लेकिन ये पूर्ण स्वतंत्रता के रूप में नहीं है। जैसे अगर हम इसको एग्जाम्पल सेट करें ना, तो यहां पर है 19(1) A, ये राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन का राइट है एज अ फंडामेंटल राइट, लेकिन इसको लिमिटेड किया गया है आर्टिकल नंबर 19(2) से। तो ये एक राइट ऑफ लिबर्टी के फॉर्म में हमारे पास राइट टू स्पीच and right to expression है, but this right controlled by or limited by article number 19(2). यहाँ पर ये हमको लिबर्टी देता है और इससे हमको कंट्रोल कर लेता है। ये बात तो रूसो भी कह रहा है कि कानून का पालन करना ही वास्तविक स्वतंत्रता है। मतलब ये लिबर्टी आपको प्राप्त है, लेकिन यहाँ पर कंट्रोल्ड है। तो जो कंट्रोल लिबर्टी है वही कानून के द्वारा आपको अवेलेबल है। अगर इसको स्किप करते हैं या इसको वायोलेट करते हैं तो आप कानून का उल्लंघन करते हैं और यू आर अंडर द पनिशमेंट, या एनी पर्सन दे आर डिस्ट्रॉयड और द वायोलेट दिस राइट, दे आर अंडर द पनिशमेंट बाय द लॉ या पोजेसर ऑफ द लॉ।
तो सकारात्मक स्वतंत्रता वो है जो कानून का पालन करती हो, वास्तविक कानून का पालन करने वाली हो। समाजवादी लेखक या क्रांतिकारी लेखक शोषण से मुक्ति ये का व्याख्याकार कार्ल मार्क्स ही मानता है कि असल में व्यक्ति पूंजीवादी व्यवस्था से ग्रसित है और पूंजीवादी व्यवस्था में पूंजीवादी व्यक्ति के मजदूरों को कामगारों के अधिकारों का शोषण करता है। अब वो कहता है कि पूंजीवादी व्यवस्था में स्वतः जैसी बात करना मिथ्या है। कार्ल मार्क्स कहता है कि पूंजीवाद अगर है, कहीं पर भी है, आज भी पूंजीवाद का तो घोर प्रसार है। पूंजीवादी व्यवस्था में किसी प्रकार की स्वतंत्रता की बात करना एक गलत अवधारणा, एक मिथ्या आरोप है। पूंजीवादी व्यवस्था में किसी के पास स्वतंत्रता होती नहीं है। निरंतर पूंजीवादी मजदूरों का, श्रमिकों का शोषण करता है। मजदूरों एवं श्रमिकों के पास किसी प्रकार की स्वतंत्रता नहीं होती। इस रूप में वो इसको व्याख्यात करता है। वो कहता है कि वास्तविक स्वतंत्रता वहां पाई जाती है जहां पर शोषण ना हो, जहां पर शोषण का अभाव हो। जहां शोषण नहीं होगा वहां लोग स्वतंत्रता का उपयोग कर सकते हैं, और जहां शोषण होगा वहां पर स्वतंत्रता जैसे शब्दावलियों का यूज करना लगभग निरर्थक है। तो कार्ल मार्क्स की अवधारणा में तो ये बातें हैं। वो पूंजीवाद और शोषण के रूप में इसको मानता है। वो कहता है कि जहां पर पूंजीवाद होगा वहां स्वतंत्रता जैसी संकल्पना की बात करना एक मिथ्या है, और जहां शोषण होगा वहां पर भी मिथ्या है। शोषण का जहां अभाव होगा वहां पर स्वतंत्रता संभव है। एक समाजवादी लेखक के रूप में, एक क्रांतिकारी समाजवादी के रूप में, एक वैज्ञानिक समाजवादी लेखन के रूप में कार्ल मार्क्स ये कहता है कि जहां पर पूंजीवाद है वहां पर स्वतंत्रता जैसी कोई चीज पाई नहीं जाती। भारतीय चिंतन में एक बहुत बड़ा नाम है महात्मा गांधी जी का, और जो ये कहते हैं कि स्वतंत्रता का अर्थ है नैतिक आत्मा पर नियंत्रण, टू कंट्रोल देयर इंटरनल कॉन्सेंसस और द कंट्रोल इंटरनल एथिक्स और द मॉरलिटी। फादर ऑफ फिलोसफी एंड फादर ऑफ एथिक्स सोक्रेटिस ने एथिक्स को, मॉरलिटी को, वैल्यू को, लिजिमेसी को डिफाइन किया है। महात्मा गांधी का विचार बहुत हद तक समान है, और महात्मा गांधी कहते हैं कि जो अपने नैतिकता पर आत्मनियंत्रण कर ले उसका अर्थ स्वतंत्रता है। वो ये भी साफ में कहते हैं कि केवल राजनीतिक नियंत्रण नहीं बल्कि सामाजिक नैतिक स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है। महात्मा गांधी केवल ये नहीं कहते कि आप नैतिक स्वतंत्रता पर नियंत्रण कर लीजिए तो आपकी स्वतंत्रता आपके पास है, बल्कि वो यहाँ तक कहते हैं कि राजनीतिक ही अच्छा नहीं बल्कि सामाजिक नैतिक अपनी स्वतंत्रता पर नियंत्रण करिए, जिस पर नियंत्रण करना बड़ा महत्वपूर्ण है। तो हम सिद्धांतकारों में या चिंतकों के बीच में अगर देखते हैं तो चाहे वो लॉक हो या रूसो हो, जॉन लॉक हो या टी.एच. ग्रीन हो, इन लोगों ने अपने अपने वाक्यांशों में, शब्दावलियों में स्वतंत्रता की संकल्पना को व्याख्यात किया है। कार्ल मार्क्स इसकी व्याख्या पूंजीवाद और शोषण के रूप में करता है, जबकि महात्मा गांधी के शब्दावलियों में इसकी व्याख्या का स्वरूप नैतिक नियंत्रण या नैतिक स्वतंत्रता के ऊपर है।
समझने का प्रयास ये किया जाए कि राज्य एवं स्वतंत्रता का क्या अर्थ है। राज्य द्वारा किस प्रकार से स्वतंत्रता पर नियंत्रण रखा जाता है। जब राज्य की संकल्पना आई और राज्य की व्याख्या हुई, एक ऐसा समय था जब राज्य का अभाव था, कानून बनाने वाली कोई शक्ति नहीं थी, राजा का कानून ही एक कानून था और एक दैवीय सिद्धांत सब तरफ परिचित था। डिवाइन थ्योरी के अंदर ये बहुत बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया है कि द किंग अपॉइंटेड बाय द मर्सी ऑफ गॉड और द विल ऑफ द गॉड, the common people don't have any right to violate their order. Voice of king or the monarch is the law. It's not a voice of king or the monarch. Monarch voice or the monarch words is not monarch, is all the words is from God. That time there was no any state definition, not any authoritarian state or authoritarian institute to make the law. This is a conception, it's a will of king or the will of monarch to make any type of law for the merciful or for the punishment. But our political thinkers like Aristotle define the city state. Machiavelli define the concept of state and structure of state. They gives in the Prince statecraft theory, राज्य की संरचना का सिद्धांत. But in pole science, Thomas Hobbes was the first thinker to give the theory of sovereignty. They give the theory of absolute state and authoritarian state, their book Leviathan. An absolute state to make the law for the outcome of barbarian and natural stage, to secure the public life and establish the peace in society. हॉब्स ने इस सिद्धांत का रचना किया, एक सर्वशक्तिशाली राज्य होगा जो संप्रभु होगा, उसके पास सब प्रकार की शक्तियां होंगी, लोग अपनी इच्छाओं का समर्पण करेंगे उसके अंदर, और जो राज्य बनेगा वो लोगों के जीवन के सुरक्षा का कार्य करेगा, वही राज्य कानून बनाएगा और इस प्रकार से वो स्थापना करेगा. बाद में राज्य की उत्पत्ति के बहुत से सिद्धांत लिखे गए. हायरार्की अगर देखा जाए, अगर सीक्वेंस में देखा जाए कि राज्य की अवधारणा उत्पत्ति में कितनी अवधारणाएं हैं, तो एक हायरार्की बनती है राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत, राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक समझौता सिद्धांत, राज्य की उत्पत्ति का शक्ति सिद्धांत, राज्य की उत्पत्ति का पितृ सत्तात्मक सिद्धांत, राज्य की उत्पत्ति का मात्र सत्तात्मक सिद्धांत और राज्य की उत्पत्ति का
विकासवादी सिद्धांत, ये स्टेट ओरिजिन थ्योरीज है जो पोल साइंस में सीक्वेंस में पढ़ाई जाती है कि हाउ टू स्टेट आउटकम या हाउ टू स्टेट बिकम्स, राज्य कैसे आया है, किन चरणों में आया है, और अंतिम रूप से जो लास्ट है स्पेंसर का, उसको स्वीकार कर लिया गया है कि राज्य का आगमन असल में एक डेवलपमेंट थ्योरी है। कंसेक्यूटिव उसका डेवलपमेंट हुआ, सोसाइटी ने अपने रूल्स को, रिचुअल्स को, लॉज को मेक किया है। जो एक्सेप्टेबल रूल्स थे उसको एक्सेप्ट किया है, जो डिनाइलेबल थे उसको डिनाई किया है, छोड़ दिया है, नए कानून बना के आगे बढ़ते गए, पुराने को ख़त्म कर दिया गया, जो इररिलेवेंट लॉज थे उसको छोड़ दिया गया, जो समय के अनुसार अनुकूल नहीं थे उसको छोड़ते चली गई सोसाइटी, और नए कानूनों के साथ, नए नियमों के साथ, नए रीति रिवाजों के साथ समाज अपने विकसित क्रम में आगे बढ़ती गई। इसी का विकास का क्रम है राज्य। संरचना क्या होगी, क्या आकार प्रकार होगा, इसकी व्याख्या प्रथमतः मैकियावेली ने कर दी और कुछ राजनीतिक विचारकों ने और कर दी। अरस्तु ने इसके प्राकृतिक राज्य की व्याख्या कर दी और एक कृत्रिम राज्य की व्याख्या मैकियावेली ने कर दी। तो वो राज्य व्याख्यात हो गया, लेकिन उत्पत्ति इस प्रकार से इस सिद्धांतों में हुई है। और राज्य में जो स्वतंत्रता प्राप्त है कानून के द्वारा या संविधानों के द्वारा, वो कहता है कि पूर्ण स्वतंत्रता संभव नहीं है। और ये ठीक भी है, ये वाक्य बड़ा अपने आप में उचित है कि अगर हम ये कहते हैं कि हमको पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए तो संभव नहीं है, क्योंकि फिर तो आदमी कानून का उल्लंघन करने के तत्पर हो जाएगा। अगर किसी को एब्सोल्यूट राइट दे दिया जाए, राइट ऑफ लिबर्टी एज एन एब्सोल्यूट राइट, तो कुछ भी बोलने के लिए, कुछ भी करने के लिए, किसी की आलोचना करने के लिए और किसी प्रकार की आलोचना करने के स्वतंत्र हो जाएगा, क्योंकि वो गारंटी है संविधान के अंदर, राज्य दे रखा है तो कुछ भी कर लेगा वो। तो ऐसी संकल्पना राज्य नहीं देता, बल्कि राज्य ऐसी स्वतंत्रता के बाध्यताओं को साथ या प्रतिबंधों के साथ देता है। जैसा अभी पूर्व मैंने कहा कि अगर ये बात कहा जाए तो एग्जाम्पल ये कि आर्टिकल 19(1)(a), अब इस संकल्पना को अगर देखा जाए तो आर्टिकल 19(1)(a) आपके पास है राइट ऑफ स्पीच एंड राइट ऑफ एक्सप्रेशन का। अब क्या ये लिबर्टी आपको अवेलेबल है एक एब्सोल्यूट लिबर्टी के फॉर्म में, या इसको लिमिटेड किया गया है, या इसको लिमिट किया गया है? तो इस आर्टिकल को लिमिट किया गया है आर्टिकल नंबर 19(2) से। राइट ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, every citizen of India does not have absolute right. This right limited by the article number 19(2). तो जब स्टेट किसी राइट को डिक्लेयर करता है तो अंडर द कंट्रोल करता है उसको, उस पर लिमिट लगाता है। तो राज्य और राज्य की सत्ता के बाद का अर्थ ये हो गया कि ये किसी प्रकार की पूर्ण स्वतंत्रता का नहीं है, बल्कि ये सीमित दायरे में रखा गया है। कहा यह गया है कि राज्य द्वारा न्यूनतम एवं आवश्यक प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। देख लीजिए, यहाँ पर स्वतंत्रता आपको प्राप्त है, लेकिन न्यूनतम एवं अवश्य प्रतिबंधों के साथ उपलब्ध है। तो बहुत साधारण अर्थ ये है कि आपके पास राज्य जो स्वतंत्रता देता है वो सीमित स्वतंत्रता है, वो एब्सोल्यूट, संपूर्ण या स्वच्छंद संप्रभु स्वतंत्रता नहीं है। पर यह बात नहीं कही जाती कि कानून स्वतंत्रता का शत्रु थोड़ी होता है, वो तो उसका रक्षक है ना। कानून स्वतंत्रता का शत्रु नहीं, दुश्मन नहीं है, बल्कि वो उसका रक्षक है। अगर हम संपूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त कर लें तो संभव ये है कि हम अपराध की तरफ बढ़ जाएंगे, अनैतिकता की तरफ बढ़ जाएंगे, अवैध कार्यों की तरफ बढ़ जाएंगे। तो उन अनैतिक कार्यों से, उन अवैध कार्यों से, उन अपराधों से रोकने का नाम है स्वतंत्रता पर सीमित प्रतिबंध लगाना।
तो कानून स्वतंत्रता का कोई दुश्मन थोड़ी है, शत्रु थोड़ी है, बल्कि उसका रक्षक है। उस पर सीमाएं लगाकर वो उसको नियंत्रित करता है और व्यक्ति को नैतिक बनाता है। जैसे मान लिया जाए, बार बार एग्जाम्पल है कि हमारे भारतीय संविधान में अनुच्छेद संख्या 19 से 22 है, जो राइट ऑफ लिबर्टी के रूप में है। और ये ऐसा इंपॉर्टेंट राइट है कि एक व्यक्ति को होने का कारण बताता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ह्यूमन लाइफ। मानव के जीवन का मूल्य क्या है। आर्टिकल 19 एक आर्टिकल के रूप में नहीं बल्कि अपने खंडों में व्याख्यित है। इस प्रकार से देखा जाए, बी सी डी ई एफ जी एच के रूप में, इसमें से कुछ राइट ऑफ प्रॉपर्टी को अमेंड करके शिफ्ट कर दिया गया है, जो अभी फंडामेंटल राइट के फॉर्म में नहीं है। बट इस कैटेगरी में हमारे पास 19 उपलब्ध है, 20 और 21 और 22 में हमारे पास राइट टू लाइफ का भी कंसेप्ट है, लिबर्टी का ही है, लेकिन सब प्रतिबंधों के साथ है। राष्ट्र की एकता के लिए, राष्ट्र की अखंडता के लिए, समाज में मूल्य और समाज की नैतिकता बनी रहे, उसके लिए कार्य करती है। यह स्वतः इसलिए काम नहीं करती दी गई है कि आप राष्ट्र के विरोध में काम करें या समाज में दुर्भावनाएं फैलाएं या राष्ट्र के प्रति की कोई गलत काम करें, ऐसी आलोचना करें से राष्ट्र का नुकसान होता हो। तो इस प्रकार की स्वतंत्रताओं पर प्रतिबंध लगाया गया है और ये बहुत उचित है। अगर ये संपूर्ण रूप में होती, एब्सोल्यूट होती, तो व्यक्ति अपराध की तरफ बढ़ता, व्यक्ति अनैतिक कार्य करता, व्यक्ति अवैध कार्य करता। तो ऐसी स्वतंत्रताओं पर प्रतिबंध के लिए इन्हीं अनुच्छेदों पर, इन्हीं खंडों पर, इसके अनुच्छेद आर्टिकल 19, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 से उसको सीमित किया गया है, ताकि नैतिकता, वैधता, मूल्य और अपराध मुक्त स्वतंत्रता आपको प्राप्त हो। तो जब राज और सत्ता की बात की जाती है तो वो हमको प्रतिबंधों के साथ है, पूर्ण स्वतंत्रता नहीं है। न्यूनतम एवं आवश्यक प्रतिबंध लगाए जाते हैं जो आवश्यक भी हैं। ये बार बार कहा जाता है राज्य का कि कानून किसी का शत्रु नहीं होता, बल्कि उनके अधिकारों का रक्षक होता है। बल्कि जब जैसे कि स्वतंत्रता आपको प्राप्त है और इन के द्वारा इसको प्रतिबंधित किया गया है। तो स्वतंत्रता की संकल्पना अगर देखी जाए तो बहुत स्पष्ट है राजनीति विज्ञान में, जहां पर यह कहा गया कि एक नकारात्मक प्रकार की है जिसका प्रतिपादक आइजैक बर्लिन है। दोनों प्रकार की स्वतंत्रता का प्रतिपादक आइजैक बर्लिन है। नकारात्मक हो या सकारात्मक हो, दोनों का। एक का अर्थ है कि राज्य किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा आपकी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा, अर्थात संपूर्ण स्वतंत्रता होगी, एब्सोल्यूट होगी। जबकि सकारात्मक में कहा गया कि नियंत्रण होना चाहिए, ताकि नैतिकता, वैधता, अपराध मुक्तता बनी रहे। समर्थकों में अगर देखा जाए लॉक और स्मिथ को, और सकारात्मक में देखा जाए अगर तो रूसो, टी.एच. ग्रीन, जॉन लॉक, साथ में कार्ल मार्क्स, महात्मा गांधी जैसे विचारक रहे। और अगर राज्य की और स्वतंत्रता के बारे में बात किया जाए तो ये बात स्पष्ट है कि राज्य किसी भी प्रकार से संपूर्ण स्वतंत्रता का समर्थक नहीं है, बल्कि वो
प्रतिबंधों के साथ स्वतंत्रता देता है। तो राजनीति विज्ञान में स्वतंत्रता की अवधारणा कुछ इस प्रकार से स्थापित की गई है। आगामी उत्तराखंड कमीशन ने आपके लिए प्रवक्ता भर्ती परीक्षा को डिक्लेयर कर रखा है। राजनीति विज्ञान एक विषय के रूप में एजुकेशन जोन की कक्षाएं आरंभ है। आप चाहें तो इस क्लास को ज्वाइन करें, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में उपलब्ध है। 1-2 बैच रन कर रहे हैं। अगला बैच 11 तारीख को प्रातःकाल और शाम को 3 बजे आरंभ होगा, जिसमें कुछ कक्षाएं निःशुल्क हैं। एक बार डेमो क्लास के लिए उपस्थित होइए ताकि आपकी जो अवधारणा है, जो मांग है, उसको पूरा किया जा सके। पानी चला देना छोटू, पानी मतलब वहाँ पर